बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 अक्टूबर है और दिन है इतवार का। बात करेंगे 15 अक्टूबर के तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से और इस वक्त जो ओवरऑल सूरत हाल है उसमें चीज़ें किस तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं। देखें, तहरीक इंसाफ की कल रात कोर कमेटी का इजलास था। रात गए वो इजलास जारी रहा और उस इजलास में प्रिंसिपली तो ये डिसाइड हुआ है कि 15 को एहतजाज किया जाए, लेकिन जो वहाँ पे डिस्कशन हुई उसमें उसके लुबे लुआब में बता देता हूँ, क्योंकि इमरान रियाज खान साहब इस पर काफ़ी बात कर चुके हैं। मैं उनका व्लॉग देख रहा था तो मैं इसलिए ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, आप लोग सुन चुके होंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त दो आरा हैं। एक राय ये है कि हमें, जो कि बहुत कम लोगों की है, गिने चुने लोगों की है, और मैं लोगों के नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि असल में तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त इतनी इंटरनली लड़ाई है कि कई बार जब हम वो नाम बताते हैं तो किसी एक ग्रुप को लगता है कि हम किसी दूसरे ग्रुप के कहने पे उनके नाम ले रहे हैं। ऐसा नहीं होता। हम तो ज़ाहिर है जो इंटरनल चीज़ें पता चलती हैं कि डिस्कशन क्या हुई है तो उसके मुताबिक बता रहे होते हैं, लिहाजा मैं नाम नहीं ले रहा। लेकिन 4-5 लोगों की राय ये थी कि हमें 15 अक्टूबर को एहतजाज नहीं करना चाहिए, और उनका कहना यह था कि इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि SCO हो रही है और पहले भी 2014 से हमारे ऊपर एक दाग है कि हमारी वजह से जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है वो नहीं आ सके, तो हमें एक बार फिर ये दाग अपने ऊपर नहीं लगवाना चाहिए। ये 4 से 5 लोगों की राय थी और जो अक्सरियत है 90%। लेकिन ये भी आपको बता दूं कि 50% जो तहरीक इंसाफ की 50% से ज़्यादा जो कोर कमेटी के मेंबर्स हैं उन्होंने तो कोर कमेटी का इजलास अटेंड ही नहीं किया। और ये कोर कमेटी का जो इजलास है ये जो 4 अक्टूबर वाले प्रोटेस्ट और 5 अक्टूबर की जो सूरत हाल बनी उसके बाद पहली मरतबा कोर कमेटी का इजलास हुआ और उसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं उस एहतजाज के हवाले से भी हुई कि किस तरह से वो ख़त्म हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या किया। और फिर उसके बाद जो 90% वहाँ पे जो लोग शरीक थे उनमें से 90% ने ये कहा कि 15 अक्टूबर को एहतजाज होना चाहिए। लेकिन आगे की कोई हिकमत अमली तय नहीं हुई कि अगर होना है 15 अक्टूबर को एहतजाज तो कैसे होगा, कहाँ से शुरू होगा, इस चीज़ के ऊपर कोई बात नहीं हुई। लेकिन कोर कमेटी को एक बात से इन्फॉर्म किया गया कि सियासी कमेटी के इजलास में ये बता दिया गया है कि अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो बतौर चीफ मिनिस्टर KPK अब एहतजाज को ना तो वो लीड करेंगे, ना ही वो एहतजाज में बतौर CM KPK शरीक होंगे, बल्कि वो बतौर तहरीक इंसाफ के सदर KPK वो शरीक होंगे। और बड़ा वाज़ेह पार्टी को ये बता दिया गया है कि अली मीन गंडापुर साहब अगर अब वो एहतजाज में आएंगे तो उनके पास वो जो एक पूरी सरकारी मशीनरी जो उन्होंने ये कहकर अपने साथ रखी थी कि क्योंकि मैं चीफ मिनिस्टर हूँ और मेरे रास्ते में अगर रुकावटें होंगी तो वो हटाई जाएंगी, तो लिहाजा जो अब वो नहीं होंगी, वो बगैर किसी इस तरह की मशीनरी के वो इनफरादी तौर पे जो है वो शरीक होंगे। ये बात पार्टी को बता दी गई है। तो इसलिए कोर कमेटी में डिस्कस हुआ कि अगर अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो इस तरह से नहीं आएंगे बतौर CM तो फिर कैसे हम आगे बढ़ेंगे और किस तरह से ये प्रोटेस्ट होगा। तो ये सारी डिस्कशन है। अब आज देखते हैं बहरहाल कि चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। लेकिन प्रिंसिपली ये डिसाइड हुआ, अक्सरियत ये राय थी कि हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, लेकिन उसकी आगे कोई चीज़ें तय नहीं हुई कि अगर प्रोटेस्ट करना है तो किस तरह से करना है, क्या करना है, ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। और इमरान रियाज खान साहब ये बात बता चुके हैं कि अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो इस हक में नहीं थे इस 15 वाले एहतजाज में, और भी उन्होंने कुछ नाम बताए हैं जो इस एहतजाज के हक में नहीं है, लेकिन 90% ने कहा कि हमें एहतजाज करना चाहिए। अच्छा, एक राय ये भी थी जिसमें कहा गया कि अगर हम अभी इजलास में इतना एक शो करा रहे हैं कि हमें नहीं करना चाहिए, तो इससे तो हुकूमत को हम ये मैसेज दे रहे हैं, तकवीत दे रहे हैं कि हुकूमत इमरान खान से बिल्कुल ना मिलने दे, तो हमें डिटरमिन रहना चाहिए, हमें एग्रेसिव हिकमत अमली अपनानी चाहिए, हमें अटैकिंग पोजीशन में जाना चाहिए। और अगर हम हाई क्रिएट कर देते हैं, सख्ती बढ़ा देते हैं, तो शायद हमें 15 को एहतजाज की जरूरत ही ना पड़े और इमरान खान साहब से पहले मुलाकात करवा दी जाए। कुछ वहाँ पे मेम्बरान का ये ख्याल था कि देखें, दो चीज़ें हैं, या तो एहतजाज करें या बिल्कुल ना करें। करना है तो फिर उस शिद्दत से करें कि हुकूमत मजबूर हो जाए इमरान खान से मुलाकात कराने पर, वरना उन्होंने कहा कि अगर आपने जो है वो आधा तीतर आधा बटेर, और आप जिस तरह से यहाँ पर उन्होंने कहा कि सूरत हाल है कि जिन लोगों को एहतजाज की बात करनी चाहिए, जिनके पास इख्तियार है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं, तो वो एहतजाज की मुखालफत कर रहे हैं। और बहुत से लोग जो इस वक्त एग्रेसिवली कह रहे हैं कि एहतजाज होना चाहिए, लेकिन उनके पास वो ना तो वो वसाइल है ना वो पावर है कि वो इतना टफ टाइम दे सकें। तो उन्होंने कहा कि अगर हमने ये फीका एहतजाज किया और हम इस एहतजाज में नाकाम हो गए तो फिर ये बात ध्यान में रखें कि 9 मई से ज़्यादा हमारे ऊपर सख्तियाँ आएंगी, तो लिहाजा तय कर लें कि एहतजाज करना है या नहीं करना। और वहाँ पर यह भी बात हुई तहरीक इंसाफ के, और ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के एक मेंबर ने नाम लिए बगैर उन्होंने एक तरह से अटैक किया मुराद सईद को। उन्होंने कहा कि अगर कोई ये कहता है कि एहतजाज करो तो फिर वो घर में ना बैठे, वो छुप के ना बैठे, फिर उसको सामने आना चाहिए। तो लेकिन मुराद सईद का आपको पता ही है कि उनके वाले से इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो किसी सूरत में मुराद सईद साहब जो हैं वो इमरान खान साहब की मंजूरी के बगैर सामने ना आए। तो लेकिन उनके वाले से नाम लिए बगैर ये कहा गया, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ा जब मुराद सईद साहब ने ये ट्वीट्स किए, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ा। तो ये है सूरत हाल। बाकी जहाँ तक मामला है आईनी तरमीम का, आईनी तरमीम के ऊपर दिन रात 24 घंटे कोशिश है, और SCO पे इतनी तवज्जो नहीं है जितनी आईनी तरमीम करवाने पे तवज्जो है। और पूरा निज़ाम इस वक्त जो है वो आईनी तरमीम काजी फाजी के लिए करवाने के ऊपर डटा हुआ है, लगा हुआ है। और उसमें जो अभी तक नंबर गेम पूरा नहीं है, लेकिन अब इतलात हैं कि तहरीक इंसाफ के दूसरा नाम पता नहीं चल रहा, लेकिन हुकूमत ये बता रही है कि दो सेनेटर्स तहरीक इंसाफ के सरेंडर कर चुके हैं। एक तो सैफुल्लाह अब्दुल्ला साहब का नाम आया है, दूसरा सेनेटर का नहीं पता कि कौन सेनेटर है तहरीक इंसाफ से जिसने सरेंडर कर दिया है। और हुकूमत के लिए ज़्यादा परेशानी सेनेट में बनी हुई है। और ये भी इतलात हैं कि तहरीक इंसाफ ने अपने जिन सेनेटर्स को पाकिस्तान से बाहर भेज दिया था, उनमें से कुछ सेनेटर्स पाकिस्तान आ चुके हैं और तहरीक इंसाफ को और पार्टी को बताए बगैर आए हैं। अब वो क्यों आए हैं, किसके कहने पर आए हैं, कैसे आए हैं, इस हवाले से ज़ाहिर हो सकता है पार्टी के पास इंफॉर्मेशन हो, लेकिन वो इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आई। अब ज़रा मैं मौजूदा हालात के ऊपर कुछ चीज़ें जो राय है उनकी अयाज़ अमीर साहब की
बड़ी खूबसूरत अंदाज में उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है। वो राय उनकी क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, और बड़ी उन्होंने ज़बरदस्त बातें की हैं। एक सच्चा पाकिस्तानी जो अपने जज्बात का इजहार कर रहा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अयाज मीर साहब कहते हैं कि अगर तकदीर के फैसले हों तो उनसे क्या लड़ना, लेकिन अपना हाल देखें तो बेशतर वार अपने ऊपर हमने खुद किए हैं। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर तकदीर का लिखा कुछ हो जाए, कोई अल्लाह की तरफ से कोई इम्तिहान आ जाए, तो फिर तो उस पर कुछ नहीं कह सकते आप, लेकिन जो खुद आपने अपने ऊपर वार किया हो, अपने साथ खुद किया हो, तो फिर क्या कहा जा सकता है। वो कहते हैं कि माजी की बातों का क्या दोहराना, दोहरा के थक चुके हैं, लेकिन जो शोरिश खैबर पख्तूनख्वा में भड़क रही है इस पर तो नजर दौड़ाएं। आज इतनी बड़ी तहरीक बन चुकी है जिसका जिरगा जमरूद में इकट्ठा हुआ, लेकिन इस शोरिश नुमाज सूरत हाल का आगाज कहाँ से हुआ था। याद है उस नौजवान का नाम नकीबुल्लाह महसूद, जो कराची में एक जाली इनकाउंटर में कत्ल हुआ था। वहां से ये आग भड़कना शुरू हुई, लेकिन हस्बे रवायत जिनको इस वाक़े का नोटिस लेना चाहिए था उन्होंने आंखें बंद किए रखी। उस कत्ल की पादाश में महसूद तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की पैदाइश हुई, जिसका बाद में नाम तब्दील करवा दिया गया या कर दिया गया। उन्होंने क्या कर दिया गया। बदनामी ज़माना पुलिस अफसर था जिस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा, लेकिन क्या कोई एक्शन उसके खिलाफ हुआ। वो जो कईयों का चहेता था उस पर कौन हाथ उठाता। खुश व खुरम वो कहते हैं कि वो खुश व खुरम ज़िंदगी बसर कर रहा है, लेकिन उसकी लगाई हुई चिंगारी एक भड़कती आग में तब्दील हो चुकी है। फिर अयाज मीर साहब कहते हैं कि और हस्बे रवायत कोई पूछने वाला नहीं। अजीब मामलात हैं। हमारे अक्ल सलीम पुकार कर कह रही होती है कि फ़लाँ चीज़ मत करो, फ़लाँ कदम मत उठाओ, इसमें नुकसान है, लेकिन हमने हर बार खिलाफ अक्ल कदम उठाना है, और फिर वक्त गुजरने के बाद जब पानी सर से गुजर जाए तो मातम करने बैठ जाना है। और मैं आपको बताऊं, ये जो अयाज मीर साहब लिख रहे हैं ये मातम होगा एक बार फिर कि 2022 में इमरान खान की हुकूमत गिराना गलत था, चोरों डाकू लुटेरों को मुसल्लत करना गलत था, काजी की एक्सटेंशन के लिए जो कुछ किया गया वो गलत था, शरीफ खानदान को दोबारा मुसल्लत करना गलत था। इन गलतियों का एतराफ़ किया जाएगा, लेकिन अफसोस सद अफसोस उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। फिर अयाज मीर साहब कहते हैं कि उस मूवमेंट का, वो पीटीएम की तरफ इशारा कर रहे हैं, उस मूवमेंट का नाम नहीं ले रहा क्योंकि उस पर बेवकूफ़ाना पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन वहाँ के आवाम का जोर इतना था कि जिस जगह का ऐलान किया गया और जिससे वफाकी सरकार घबराई हुई थी उसे रोकना मुमकिन ना रहा। फिर उसी अलीम गंडापुर को बीच में लाना पड़ा, जिसे कुछ दिन पहले लान तान से नवाजा जा रहा था। गंडापुर ने कुछ अकल दिलाई, तब जाकर वफाकी सरकार को होश आया कि आग से खेलने का नुकसान बहुत हो सकता है। कल तक गंडापुर बागी समझा जा रहा था, लेकिन जमरोद की नाजुक सूरत हाल के पेश नज़र उसके पास गवर्नर सरहद भी पहुंचा और हजूर वजीर दाखिला भी। तस्वीर तो सबने देखी होगी, गंडापुर बीच में बैठा है और ये दोनों साहब यानी फैसल करीम कुंडी और मोहसिन नकवी दाएं बाएं बैठे हैं, और इस तस्वीर में इज्जत महाब वजीर दाखिला की शक्ल देखने के काबिल है। गंडापुर को बीच में बिठाने का फ़ायदा यह हुआ कि जिरगे का इनेकाद पुरअमन माहौल में हुआ, नहीं तो चंद रोज़ कबल जिरगे वालों पर धावा बोला गया तो 4 अशखास की अमवात हो गई। इश्तिहाल बढ़ सकता था अगर वफाकी सरकार अपनी अप्रोच पर बजिद रहती। गंडापुर ने सूरत हाल को बचाया, लेकिन इज्तिमा तो उस तहरीक का था और यह बहुत ही भरपूर अंदाज से हुआ। हस्ब रवायत ऐसे मजमों का न्यूज़ ब्लैकआउट हो जाता है, लेकिन जो वीडियोज़ मुख्तलिफ लोगों ने जिरगे की जारी की हैं उनसे पता चलता है कि मजमा कितना बड़ा था और इसमें किन जज्बात का इजहार हो रहा था। पाकिस्तान में सबसे आसान काम यह है कि किसी नापसंदीदा चीज़ को आप एंटी स्टेट या रियासत मुखालिफ कह दें। ऐसे मौके पर सरकारी एहलकार या सियासी लाउड स्पीकर कहते नहीं सकते कि कोई रियासत मुखालिफ बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन हरकारों से कोई पूछे कि आग लगाने का बाकायदा एहतमाम खुद करते हैं और फिर हालात का जिम्मेदार औरों को ठहराया जाता है। मारंग बलोच की मिसाल ले लीजिए। ये कोई पागल है कि औरत होते हुए लंबे लंबे एहतजाजी सफ़र करती फिर रही है। बाप उसका गुमशुदा हुआ था और फिर उसके बाद मारा भी गया। फिर इस औरत ने राह पर चलना शुरू किया जिस पर वो चल रही है, इस राह पर चलना शुरू किया जिस पर वो चल रही है। बलोचिस्तान में कितने लोग हैं जिन्हें इस तजर्बे से गुजरना पड़ा। नकीबुल्लाह महसूद का तो चंद साल पहले का वाक़या है। पुलिस खामखा उसे उठा लेती है और फिर दहशतगर्दी का लेबल उस पर लग जाता है। पुलिस की तहवील में फिर मारा जाता है। उसका अपना महसूद कबीला एहतजाज करने पर मजबूर होता है, लेकिन कोई पुरसानी हाल नहीं। मुख्तलिफ दरवाजे खटखटाते जो हैं वो थक जाते हैं, लेकिन इंसाफ कहीं से नहीं मिलता। कैसा हमारा इज्तिमाई माहौल बन चुका है कि जुल्म दिन दिहाड़े आंखों के सामने होता है और किसी को कोई परवाह नहीं होती। फिर लोग बोलने लगे या एहतजाज करें तो आप कह देते हैं कि ये तो रियासत मुखालिफ है। अजीब तमाशा है और कब से चला आ रहा है, लेकिन हमारे अकाबरीन मिल्लत ने कसम खा रखी है कि ना कुछ समझना है ना माजी की हमाकतों से कुछ सीखना है। बंगाली भी रियासत मुखालिफ थे, उन्होंने फिर वो किया कि उन तल्ख यादों को हमने अपने हाफजे से मिटा दिया। आज भी साने मशरकी पाकिस्तान पर बात हो तो हम हड़बड़ाने लगते हैं, सीधी बात नहीं होती। बलोचों का एक बड़ा हिस्सा रियासत मुखालिफ हो गया और नतीजा आज ये है कि अंदरूनी बलोचिस्तान कॉन्वॉय में चलने वाले ट्रकों की आमदोरफ्त मुश्किल हो गई है। पख्तूनख्वा रह गया था और वहाँ भी रियासत मुखालिफ वाला सिलसिला शुरू हो चुका है। बाकी मुल्क में फॉर्म 47 वाला जादू चलाना निस्बतन आसान था, लेकिन पख्तूनों के देश में इतना आसान नहीं। पीटीआई को वहाँ रोका ना जा सका और नतीजतन पीटीआई की सूबाई हुकूमत वहाँ बन गई। उस हुकूमत को आज तक दिल से कबूल नहीं किया गया, लेकिन बर्दाश्त करना पड़ा। किसी के बस की बात हो तो अली अमीन को आज ही हटा दें और गवर्नर आज नाफिज हो जाए, लेकिन इतना एहसास पैदा हो चुका है कि केपीके के हालात जो वैसे ही दहशतगर्दी के तनाजुर में इंतहाई खतरनाक हो चुके हैं, गिरफ्त से बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे अगर गवर्नर राज ऐसी हमाकत वहाँ की जाए। गौर करने का पहलू अलबत्ता यह है कि अब तक तो वफाकी हुकूमत को पीटीआई से खतरा था, लेकिन जैसा कि जमरोद जरगे के मनाजिर बता रहे हैं कि केपीके के हालात किसी और डगर पर चलना शुरू हो गए हैं। कौन समझाए जजूर हर एक को अपने काम से काम रखना चाहिए। ये जो हर चीज़ में मुदाखलत है, इससे कोई फ़ायदा पहुँच रहा है? सवाल किया उन्होंने। सियासत का बड़ा गर्क हो गया है क्योंकि बस एक जमात का रास्ता रोकना है। इस जमात को रोकते रोकते अपना हाल बुरा कर लिया है। एक बात अलबत्ता अच्छी हो रही है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की कौमी खिदमत की दास्तान खत्म होने वाली है। अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि दास्तान खत्म होने वाली है, लेकिन इस वक्त तक तो काजी की एक्सटेंशन के लिए
पूरा जोर लगाया जा रहा है। और 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ के एमएनए सेनेटर्स के लिए इतनी जो है वो सख्ती नहीं थी जितनी इस वक्त है। लेकिन अब तक जो बताया जा रहा है कि जिन 2 सेनेटर्स का बताया जा रहा है कि उन्होंने सरेंडर किया है, बताया जा रहा है कि उन्होंने कोई किसी सख्ती वजह से सरेंडर नहीं किया, बल्कि मैच फिक्स था और पीटीआई के 2 सेनेटर्स जो हैं वो सरेंडर कर चुके हैं। लेकिन एक सेनेटर हुकूमत का भी कम हो गया। इमरान खान साहब ने बताया कि एक हुकूमती सेनेटर भी जो है वो कम हो गया। फिर अयाज मीर साहब कहते हैं कि 25 अक्टूबर को इनके लिए फुल कोर्ट रेफरेंस का इनकाद हो रहा है काजी फाइसा के लिए। इसका बाकायदा ऐलान हो चुका है, यानी अल्लाह अल्लाह करके बिल आखिर कौम की वालिहाना खिदमत से दस्तबरदार हो रहे हैं। दुआ की जा सकती है कि इससे कुछ बेहतरी निकले। एक तो इलेक्शन के नाम पर जो नाटक कौम के साथ रचाया गया उसका कुछ इख्तिताम हो, मगर उनके मुमकिन जानशीन तो बहुतों के लिए एक डरावना ख्वाब जो है उसकी सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। जस्टिस शाह की बात हो रही है, जस्टिस मंसूरी शाह की बात हो रही है। डरना इन्हें मुल्क की नागुफ्ता बे हालात से चाहिए, यानी जो मंसूरी शाह से डर रहे हैं उनको मुल्क के हालात से डरना चाहिए, मगर ज़्यादा डर जस्टिस शाह का लगा हुआ है, कहीं यूँ ना कर दें फलां ना कर दें। ख़वातीन और अक़लियतों के बारे में जस्टिस शाह का जो फैसला था उसने वफाकी हुकूमत के लिए कुछ ना छोड़ा। इस फैसले ने मजवज़ा आइनी पैकेज में ऐसा कील ठोंका कि वफाकी हुकूमत अब तक इस वार से संभल नहीं सकी। डर है कि वो आ गए तो पता नहीं क्या कर सकते हैं। सबके पसीने इस बात पर छूटे हुए हैं। कभी तो ऐसा लगता है कि हमें इज्तिमाई खुदकुशी का शौक है। मुमताज़ माहिर इक़्तिसादियात कैसर बंगाली का इंटरव्यू देख रहा था जिसमें वो कहते हैं कि मुदाखलत की मौजूदा रविश कायम रही तो 20 साल में दुनिया के नक्शे पर पता नहीं कौन कौन सी तब्दीलियाँ हो सकती हैं। जो बात उन्होंने कही उसे दोहराने से कासिर हूँ। हमें क्यों कुछ समझ नहीं आ रहा। जो कुछ बलूचिस्तान और केपीके में हो रहा है इसका हमें कुछ एहसास नहीं। अली अमीन गंडापुर बेधड़क तरीके से इसके लिए बोल सकता है क्योंकि उसके पीछे अवामी ताकत है। जो वैसे इक़्तिदार में बिठाए जाएं उनसे कोई तो रखी जा सकती है। यानी मरियम नवाज़ और ये तो बात नहीं कर सकते, लेकिन अली अमीन गंडापुर जो भी कहना चाहे वो कह सकता है क्योंकि उसके पीछे अवामी ताकत है। वो फॉर्म 45 का वज़ीर आला है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त अक्कासी की है इन्होंने अयाज अमीर साहब ने। बहरहाल जी काजी फाइज ईसा साहब के आज अगर आप टोटल बात करें तो उनके 11 दिन रह गए हैं, और अगर उनकी बात करें वर्किंग डेज़ की तो 2 और 4 6 वर्किंग डेज़ टोटल काजी फाइसा के रह गए हैं। देखते हैं जी चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अलग हम सबका हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।